जय हिंद दोस्तों। मोदी जी के पैर इजराइल की जमीन पर रखते ही हड़कंप मच चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर और खास करके पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सेबन अलायंस की बात की है एक रेडिकल सुन्नी एक्सिस और एक रेडिकल शिया एक्सिस के खिलाफ। और पाकिस्तान के सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो गया जहां पर उन्होंने कहा कि भैया ये तो एंटी उम्मा अलायंस बन रहा है। यहां पर नेतन्याहू ने भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब देश का भी जिक्र किया है और इतना ही नहीं, कुछ अफ्रीकन देश का भी जिक्र किया है जो इस अलायंस का पार्ट होंगे। और इसमें दुश्मन जो है इस समय एक नई सुन्नी एक्सिस का नाम लिया है, रेडिकल सुन्नी एक्सिस का नाम लिया है नेतन्याहू ने। तो क्या उसका इशारा टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया पर था? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि चीखें तो वहीं से निकल रही हैं। और पाकिस्तान की आज मैं अगर बात करूं, उनके सेनेट में एक रेजोल्यूशन पास हो गया जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो अलायंस है वो इस्लामिक देशों के खिलाफ एक बगावत की जा रही है नेतन्याहू के द्वारा। रूलिंग पार्टी जो वहां की है, सो कॉल्ड पीपीपी, शाहबाज शरीफ की, उसकी एक लीडर है पलवाशा खान। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोवोकेटिव स्टेप्स है इजरायली लीडरशिप का और ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के खिलाफ है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ है और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। ये अलायंस अभी तक तो अलायंस बना भी नहीं और अभी से ही इनका चीखें शुरू हो गई और इसको एक एंटी मुस्लिम उम्मा अलायंस की तरह इस समय दिखाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये अलायंस इस समय हो क्यों रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस समय देखिए, इस समय पाकिस्तान के अंदर हमास के जो लीडर्स हैं, स्पेशली हमास का जो मेन लीडर है, वो पिछले माना जा रहा है 2 साल के अंदर 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान आ चुका है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जी हाँ, भारत के बॉर्डर के पास वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के कैंप्स में भी जा रहा है। वहां पर जो हमास की जो टैक्टिक्स हैं जो उन्होंने गाजा के अंदर इस्तेमाल किया है, वो टैक्टिक्स को पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स को सिखाया जा रहा है हमास के द्वारा। इसलिए अगर आपको याद है, कुछ ही महीने पहले इजराइल के सरकार ने भारत के सरकार को कहा कि आपको हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देना चाहिए। जी हाँ, ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन हमारी जो सरकार है वो तो छाछ भी आजकल फूक फूक के पीती है, डिप्लोमेसी की बात करें तो उन्होंने फिर वो कदम उठाया नहीं, जबकि बाकायदा वीडियोज अवेलेबल हैं हमास के लीडर्स केपीओके का दौरा करते हुए। और इस समय नेतन्याहू का ये मानना है कि टर्की जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ एक मिलिट्री अलायंस कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है पाकिस्तान के साथ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब टर्की ने फॉर्मली उस अलायंस को एज अ ट्रायलैटरल मिलिट्री डिफेंस अलायंस को ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन वो अलग से सऊदी अरेबिया के साथ काम कर रहा है, क्योंकि टर्की को यह बात पता है कि नेटो का पार्ट है टर्की और वो सऊदी अरेबिया के साथ चाहकर भी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं कर सकते एक अलायंस। इसलिए सऊदी अरेबिया ने टर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है यहां पर। और उसके बाद में क्या हुआ कि टर्की जो है वो अब खुल के इस एक्सिस को बढ़ावा दे। एक सुन्नी एक्सिस जो है जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो सूडान को सपोर्ट कर रहा है, समय सोमालिया को सपोर्ट कर रहा है, और यूएई जो है वो सोमाली लैंड को सपोर्ट कर रहा है। और सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो हैं, जो सूडानी का जो अभी के जो फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट खड़े हैं। और एक अलायंस अभी फिलहाल ये जो हमें दिख रहा है, भारत, यूएई, इजराइल, ग्रीक, साइप्रस और कुछ अफ्रीकन देश। अब वो कुछ अफ्रीकन देश में सोमाली लैंड का नाम आता है और इतना ही नहीं, कुछ और अफ्रीकन देश भी हैं। अब दोनों नेतन्याहू और मोदी जी के लिए ये ट्रिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत के एंगल से अगर हम देखें तो इजराइल के पास आयरन बीम सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम है भारत के लिए। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आयरन बीम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक है। भारत के पास अभी जो दुर्गा हम डेवलप कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड इंडक्शन नहीं हुई है उसकी, माना जाता है, लेकिन अगर हो भी तो भी वो 30 किलोवाट्स का है, ठीक है। और आयरन बीम जो है वो 100 किलोवाट्स का है और 10 किलोमीटर तक का रेंज है। और आयरन बीम जो है वो रॉकेट और मोर्टार जो है उसको भी ध्वस्त कर सकता है। लेकिन अभी जो भारत के पास फिलहाल 30 किलोवाट वाला जो है वो सिर्फ ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस में। और पाकिस्तान इस समय, अगर मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 1 से 2 महीने के अंदर इस चैनल में रेगुलरली हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान कैसे भारत के बॉर्डर पे छोटे छोटे ड्रोन्स भेज रहा है इस समय, राइट। तो उसको काउंटर करने के लिए अब हम महंगे महंगे मिसाइल तो नहीं दाग सकते ना पाकिस्तानी जैसे भिखारी देश के लिए। हम हमारे महंगे मिसाइल थोड़ी हम वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए जो आयरन बीम सिस्टम है ये
$3 लगता है, मतलब $250 का एक शॉट होता और है। उसमें एक रॉकेट तक को ध्वस्त कर देगा, छोटी सी ड्रोन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो इसीलिए ये भारत के लिए, देखिए पाकिस्तान इस समय क्या कोशिश कर रहा है, वो भारत के बॉर्डर पर लो कॉस्ट छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन्स को भेज रहा है, ठीक है, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करने के लिए। लेकिन आयरन बीम जो है वो सस्ते तरीके से फटाफट इन ड्रोन्स को खटाखट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो वॉर ऑफ एट्रिशन होता है ना, उसमें आयरन बीम का हेल्प करेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, $86 बिलियन का डिफेंस डील्स पिछले साल ही भारत ने कमिट किया है इजराइल को। जी हां, और यहां पर रेफेल मैन्युफैक्चरर, रेफेल कंपनी का नाम है, इजरायली कंपनी का नाम है, उनका स्पाइस 1000 प्रिसीशन गाइडेड बम्स, ठीक है, जो हमने बाय द वे एयर स्ट्राइक्स में भी इस्तेमाल किया था, रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल जिसकी 250 किलोमीटर की रेंज है, एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम जो 300 किलोमीटर की जिसका रेंज है, ये साला सामग्री पाकिस्तानियों के लिए और चीनियों के लिए हम खरीद रहे हैं, मतलब उनके ऊपर दागने के लिए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जलन इस समय होगी। देखिए इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत और इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भारत के लिए। और वो क्यों? क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है कि भारत का नेशनल क्वांटम मिशन नाम का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े। अब इजराइल के पास 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है जो उन्होंने पिछले साल अपने घर में इजराइल के अंदर बनाया है। अब इसका फायदा क्या है कि मिलिट्री यूज इसका यह है कि भारत के अब माना जा रहा है बड़े लेवल पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं इस समय, और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी नाम का एक टेक्नोलॉजी है जो इजराइल भारत को एक क्वांटम पावर्ड साइबर अटैक्स जो भारत के ऊपर लॉन्च किए जा रहे हैं हेल्प करेगा। दूसरा, भारत जो मिलिट्री सिस्टम्स बना रहा है उसमें जीपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अभी तो आजकल तो नेविक भी यूज करते हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और भी तरीके जो हम यूज करते हैं, लेकिन क्वांटम सेंसर्स और एटॉमिक क्लॉक्स, ये चीजें इजराइल बना रहा है, जो भारत को अगर इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, कल जाके अगर यूनाइटेड स्टेट्स जीपीएस बंद कर देता है या कोई ऐसी वैसी हरकत भी करता है तो भी वो एक्यूरेटली जाके हिट करेंगे। वैसे ये टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास किसी और रूप में है, लेकिन इजराइल का ये काफी माना जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी जो वो डेवलप कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये जो बोल रहे हैं कि जी देखो जी पैलेस्टाइन के अंदर इजराइल ने क्या कर दिया और भारत देखो कैसे इजराइल के पास चला गया। अरे भाई, आपको मैं सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा, आपको लगता है गाजा में जो काम इजराइल ने किया वो बिना यूनाइटेड स्टेट्स के अप्रूवल के किया होगा? यूनाइटेड स्टेट्स के अप्रूवल से ही किया है ना। तो भाई अब जो आप ट्विटर यूज कर रहे हो, एक्स यूज कर रहे हो, यूट्यूब जो ऐप पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो ये सबको बॉयकॉट करके डिलीट कर दो ना अपने फोन से। फिर अगर आप इतना ही आपको बोलना है कि जी देखो जी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप यूएस के सामने खड़े नहीं हो सकते, ट्विटर को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, यूट्यूब को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, यूएस के सामने आप घुटने टेकते हो और फिर भारत को बोलते हो कि जी देखो जी मोदी जी इजराइल का विजिट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या हो सकती है? ठीक है। और बाकी जो उम्मा वाले जो देश हैं, सऊदी अरेबिया जो है, बाकी जो 40 लोगों ने क्या कर लिया गाजा के अंदर। टर्की के पास तो इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, टर्की थोड़ी जाके इजराइल से लड़ा गाजा वालों को बचाने के लिए। तो जब ये इस्लामिक देश ही पैलेस्तीनियों के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भारत, जिसका कोई लेना देना नहीं है उस कॉन्फ्लिक्ट से, वो अपना डिफेंस अलायंस, अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए, डेवलपमेंट के लिए करने के लिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए वो इजराइल के साथ काम नहीं करेगा। क्यों जी? क्योंकि उन्होंने वहां पे पैलेस्टीनियों के ऊपर अत्याचार कर दिया। अरे भाई, अगर इतनी अत्याचार कर दिया था तो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं खड़ा हुआ उनके खिलाफ? टर्की क्यों नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे? और सारा दायित्व भारत के सर पे है क्या, दुनिया का सबसे ज्यादा जितने भी पॉलिटिकल करेक्टनेस है? तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इजराइल ने जो गाजा में किया, सही गलत ये फर्क ही नहीं पड़ता। हमें हथियार चाहिए इजराइल से, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए इजराइल से, हमें अपना नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाना है, क्योंकि हमास अभी पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। तो हमको अपना बचाना है यार, हमको कोई लेना देना नहीं किसी और देश से, ठीक है। और हर बार कारगिल वॉर बोल लो, ऑपरेशन सिंदूर समय बोल लो, इससे पहले भी जब जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इजराइल ने हमेशा भारत को वेपन सप्लाई किया है, हमेशा सपोर्ट किया भारत को। हाँ, कुछ बार इजराइल ने भी थोड़ा बैलेंस आउट किया, भारत ने भी वैसे इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कभी कभी वोट किया भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज इजराइल काफी रिलायबल पार्टनर रहा है भाई। तो क्यों ना काम करें? तो इस समय भारत का जो डिफेंस का बास्केट जो है, रशियन इक्विपमेंट है अपने पास, फ्रेंच इक्विपमेंट है, जर्मनी से सबमरीन खरीद रहे हैं, और इजराइल से हम भर भर के मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, भारत के अंदर मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। तो ये जो इजराइल के साथ हमारा रिश्ता है, देखिए हमारा बायलैटरल ट्रेड ज्यादा नहीं है, हार्डली आई थिंक $2 बिलियन का कुछ हमारा बायलैटरल ट्रेड था पिछले साल। तो कोई ऐसा बड़ा देश नहीं हम बहुत ट्रेड कर लेंगे उनके साथ, लेकिन स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरली, डिफेंस के एंगल से इजराइल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इजराइल के साथ हमारा कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है ना, हमारा कोई लैंड डिस्प्यूट है, ना ही कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है हमारा, राइट, ना कोई स्ट्रैटेजिक डिस्प्यूट है। ऐसा नहीं कि इजराइल यूएस के जैसा है कि भैया भारत को ग्रो नहीं होने देना, भारत को कंट्रोल ग्रोथ करना है, इसलिए पाकिस्तान को छोड़ दिया हमारे ऊपर, या कुत्तों को छोड़ दिया यूएस ने। तो इजराइल का कोई ऐसे दुश्मनी भी नहीं है। तो फ्रांस, इजराइल, रशिया,
इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा रशिया का फिर भी भारत के साथ थोड़ा डिपेंडेंसी कम है क्योंकि चाइना के ऊपर रशिया निर्भर है, लेकिन इसराइल का वैसा एंगल कम है। तो हाँ, हालांकि इसराइल का यूएस के साथ काफी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, तो डोनाल्ड ट्रम्प आके जाके कुछ चीजें पुल ऑफ कर सकता है इसराइल से, लेकिन इसराइलियों को पता है जी, इसराइलियों आपको मैं क्या बोलूं, एप्स्टीन फाइल से लेके क्या बोले, जो रूमर्स आप सुनते हो इसराइली कैसे यूएस को कंट्रोल करते हैं, तो इसराइलियों को पता है कि कैसे यूएस को भी अलग से साइड में रखना है, डील करना है, और भारत के साथ भी कैसे डील करना है ये उनको पता है। तो ये मोदी जी का ट्रिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो जंग जब हम लड़ेंगे चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो उसमें इजरायली इक्विपमेंट और इजराइल और फ्रांस का सप्लाई चेन बहुत मैटर करेगा, इसलिए बहुत ही ज़रूरी ट्रिप है हमारे लिए। और दोस्तों, ये था मोदी जी के ट्रिप के बारे में। अभी और इसको मैं कवर करूंगा और वीडियोस बनाते रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दिल खोल के लाइक का बटन दबाइए। आपके लाइक से मेरे चैनल का रीच बढ़ जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ऐसे ही मैं डेली अपडेट्स लेकर